अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, रिजवान अहमद राव आपका टीचर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेड 10 की फ़िज़िक्स की लेक्चर सीरीज़, और इसमें हम जो हमारे पास इस सीक्वेंस के हिसाब से फर्स्ट चैप्टर है जो कि चैप्टर नंबर 10 है, और जिसका टाइटल हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करने से पहले हमारे पास थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए वाइब्रेटरी मोशन का, क्योंकि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो आपके पास वाइब्रेटरी मोशन की ही एक स्पेशल टाइप है। तो वाइब्रेटरी मोशन के बारे में आप 9th क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके थे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइब्रेटरी मोशन का दूंगा। उसके लिए एक डायग्राम समझते हैं सिंपल पेंडुलम की। ये मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है जी? एक स्ट्रिंग के साथ अगर हम एक हैवी मेटालिक बॉब को अटैच कर दें, जिसका मैस आप कितना है जी? m, और उसके एक एंड को किसी रिजिड सपोर्ट के साथ जो है वो टाई कर दें, तो इस तरह ये वर्टिकली हैंग कर दिया हमने इस सिस्टम को, जो कि एक स्ट्रिंग और मेटालिक बॉब का एक सिस्टम है। तो ये हमारे पास बन गया सिंपल पेंडुलम। ठीक है जी, ये इसकी मेन पोजीशन है। इसी को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। मेन पोजीशन पे जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली हैंग करते हैं तो उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो इसका वेट क्या करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। और एक इसमें टेंशन की फोर्स आएगी स्ट्रिंग में जो कि अपवर्ड मूव करेगी। दोनों फोर्सेस चूंकि मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी। और हम ये कह सकते हैं मेन पोजीशन के ऊपर नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, कि मेन पोजीशन के ऊपर कोई भी नेट फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं कर रही। यहां से भी हमें मेन पोजीशन का पता चल गया कि मेन पोजीशन वो होती है जहां पे बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे। अब अगर मैं इसको पोजीशन ओ का नाम दे रहा हूं, मेन पोजीशन को, मेन पोजीशन से इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करें और एक दूसरी पोजीशन पे ले जाएं जो कि हमारे पास ए है, और इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो इतना इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया और ये इसने एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ थीटा। उस एंगल को हमने क्या नाम दे दिया? थीटा का। अब अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन ए से इसको छोड़ूंगा तो ये क्या करेगा? मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगा, और मेन पोजीशन पे ये रुकेगा नहीं बल्कि मेन पोजीशन से आगे की तरफ मूव करेगा एक दूसरी मेन पोजीशन, सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन, जिसको हम बी का नाम दे रहे हैं। तो इस तरह ये आपके पास दो पॉइंट्स आ गए, दो पोजीशन आ गई, एक ए और एक बी, जिसके बीच में ये पेंडुलम बार बार अपनी मूवमेंट को, अपनी मोशन को रिपीट करेगा। अब हमने कहा था कि यहां पे इस पे नेट फोर्स जीरो है। जब मैं इसको मेन पोजीशन ए पे ले गया तो अब फोर्स जीरो नहीं है। वो यहां पे हम उसको चेक कर सकते हैं, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन ए के ऊपर जब हम पहुंचेंगे तो हम वेट को या फोर्स को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करेंगे, जो कि 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने डिस्कस किया था। ये इसमें टेंशन प्रोड्यूस होगी। एक इसका कंपोनेंट ये वाला बनेगा mg cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इसका ये वाला बनेगा mg sin थीटा। अब टेंशन mg cos थीटा को क्या कर रही है? कैंसिल। फोर्स का कंपोनेंट mg cos थीटा टेंशन को कैंसिल कर रहे हैं। अब पीछे फोर्स का एक कंपोनेंट बच गया mg sin थीटा, जिसकी वजह से ये बॉडी, ये पेंडुलम, ये मेटालिक बॉब मूव करेगा टुवर्ड्स मेन पोजीशन O। अब ये जो mg sin थीटा कंपोनेंट है ये आपके पास एक्ट करता है एज ए रीस्टोरिंग फोर्स, एज ए रीस्टोरिंग फोर्स। इसका सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, किस तरह हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर वेट को रिजॉल्व किया, किस तरह से ये कंपोनेंट रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे एक्ट करता है, इसको नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल से देखेंगे। तो ये यहां से हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं वाइब्रेटरी मोशन की। पेज नंबर 2 पे आप अगर पीटीबी की टेक्स्ट बुक पे देखें तो पेज नंबर 2 पे फर्स्ट लाइन में डेफिनेशन लिखी हुई है। अ बॉडी इज सेट, यहां पे मैं डेफिनेशन लिखता हूं, अ बॉडी इज सेट to be vibrating if it moves to and fro, if it moves to and
फ्रो, या इसी के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ अबाउट ए पॉइंट, या आप अबाउट ए पॉइंट की जगह लिख सकते हैं अबाउट मीन पोजीशन, इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। इसी वाइब्रेटरी मोशन के लिए हम एक दूसरी टर्म भी यूज करते हैं जिसको ऑसिलेशन बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन भी हम इसको कहते हैं। उसके बाद आप हेडिंग देंगे एग्जांपल्स की, और पॉइंट्स के अंदर स्टूडेंट्स आपने एग्जांपल्स लिखनी है। फर्स्ट पॉइंट में mass attached to a spring, mass attached to a spring is an example of vibratory motion. सेकंड आपके पास है जी, यही जो हमने एग्जांपल डिस्कस की सिंपल पेंडुलम वाली, सिंपल पेंडुलम also an example of vibratory motion. तीसरी एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं, बॉल एंड बाउल is also an example of vibratory motion. और इसी तरह और भी बहुत सी एग्जांपल दी जा सकती हैं, लेकिन ये 3 एग्जांपल काफी हैं। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन यहां तक कवर हो गया। अगर पूछा जाएगा डिफाइन ऑसिलेटरी मोशन और डिफाइन वाइब्रेटरी मोशन, तो आप इसमें लिखेंगे बॉडी सेड टू बी वाइब्रेटिंग इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ अबाउट ए पॉइंट अबाउट ए मीन पोजीशन। उसके बाद आप एग्जांपल्स की हेडिंग देंगे, तो ये 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आपका कवर हो। जी स्टूडेंट, हम वाइब्रेटरी मोशन के बारे में बात कर रहे थे। इसकी हमने एक एग्जांपल को डिस्कस कर लिया था, सिंपल पेंडुलम को। हमने यहाँ पे 3 एग्जांपल ली हैं, तो अब हम इसकी बाकी जो 2 एग्जांपल हैं उनको देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है मैस अटैच टू ए स्प्रिंग। तो मैं उसकी डायग्राम बनाता हूँ। ये मेरे पास एक सिस्टम है, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और उसके ऊपर स्प्रिंग के साथ मैंने क्या किया है, एक मैस को अटैच कर दिया। ये एक ब्लॉक है जिसका मैस है, स्प्रिंग के साथ जब अटैच करूंगा तो ये इसकी मेन पोजीशन है, जिसको मैं ओ का नाम दे रहा हूं। मेन पोजीशन के ऊपर कोई फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही, यानी कि मैं कह सकता हूं नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन मेन पोजीशन। ठीक हो गया, क्योंकि इसका वेट इस ब्लॉक का डाउनवर्ड एक्ट करेगा वर्टिकली, और इस सरफेस की वजह से जो नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, आर से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। आर और डब्ल्यू, इसका वेट जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। उसकी रीजन ये है कि दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन डायरेक्शन उनकी एक दूसरे के ऑपोजिट है। जब मैं इस ब्लॉक को यहां से उठाऊंगा और इस पोजीशन पे लेके आऊंगा, जिसको एक्सट्रीम पोजीशन ए का नाम दे दें, तो क्या होगा कि ये बॉडी कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। वैसे तो डिस्प्लेसमेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे जब इसको खींच के ला के छोड़ूंगा तो क्या होगा, बॉडी पीछे की तरफ मूव करेगी, बैक एंड फोर्थ मोशन करेगी। ठीक है, और इस मेन पोजीशन ओ पे आके स्टे नहीं करेगी इनर्शिया की वजह से, बल्कि आगे की तरफ मूव करेगी, एक नई एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ मूव करेगी। तो बताने का मकसद यह है कि इन 2 एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में, जो कि ए और बी है, बॉडी बार बार अपनी मूवमेंट को रिपीट करेगी। ठीक है, तो ये बार बार अगर कोई बॉडी अपनी मेन पोजीशन के गिर्द अपनी मोशन को रिपीट करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। इसी तरह थर्ड एग्जांपल हमारी थी बॉल एंड बाउल सिस्टम। ये मेरे पास एक बाउल है, उसके अंदर मेन पोजीशन पे एक बॉल रखा हुआ है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, जिसको ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और इस सरफेस की वजह से इस पे जो नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स लगेगी आर, वो अपर डायरेक्शन में। दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेगी। तो यहां पे भी हम कह सकते हैं नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट के तौर पे मेन पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रेस्ट में पड़ा हुआ है मैच। जब मैं इसको यहां से पकड़ के एक एक्सट्रीम पोजीशन ए पे लेके जाऊंगा, तो अब ये बॉडी मूव करेगी टुवर्ड्स मीन पोजीशन ओ। अब इसकी क्या रीजन है कि बॉडी मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन ए से मीन पोजीशन बी की तरफ मूव करेगी? तो इसकी रीजन है यहाँ पे ड्यू टू इट्स
वेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये बॉडी जो है वो मीन पोजीशन ओ की तरफ मूव करेगी, और जब ओ पे पहुंचेगी मीन पोजीशन पे तो ये यहाँ पे स्टे नहीं करेगी, बल्कि इनर्शिया की वजह से, आपने मैटर्स की एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रखी है इनर्शिया, कि अगर कोई बॉडी मूव करती है तो वो ये चाहती है कि मैं मूव करती रहूं, तो वो मीन पोजीशन ओ से एक दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ मूव करेगा, और इस तरह इस बाउल के अंदर ये बॉल जो है वो इन दो एक्सट्रीम पोजीशन के अंदर अपनी मोशन को बार बार रिपीट करेगी। तो ये हमारे पास कौन सी मोशन बनी, वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। तो इसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, डिफाइन वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन विद एग्जांपल्स। अब हम एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे, वो हमारे पास है डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। और ये आपके एक्सरसाइज में, रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दिया गया है, बहुत दफा तकरीबन हर बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, मैं यहां पे लिखने लगा हूं, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी इट्स कंडीशन। कैरेक्टरिस्टिक वाला भी एक क्वेश्चन है, वो बाद में देखेंगे। अक्सर स्टूडेंट इस क्वेश्चन की वजह से पजल हो जाते हैं और गलत कर देते हैं, क्योंकि आपकी बुक के अंदर जहां से मैथ्स अटैच टू अ स्प्रिंग और सिंपल पेंडुलम वाला टॉपिक है, उससे अगर आप आगे देखें तो उसने 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स लिखे हुए हैं। तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन के साथ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख देते हैं, क्योंकि कंडीशंस एज सच आपकी बुक में प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर नहीं लिखी हुई। लेकिन जब हम ये टॉपिक्स पढ़ते हैं तो हमें पता लग जाता है कि जनाब कंडीशंस कौन सी है। तो आज हम डेफिनेशन देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की और साथ में कंडीशंस देखेंगे। डेफिनेशन जब हम इसको डिफाइन करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन के अंदर आपने सिर्फ एक चीज के बारे में क्लियर होना है, और वो है फोर्स। अगर आप फोर्स के बारे में जान गए कि फोर्स जो है वो किस तरह से चेंज होगी और बॉडी किस तरह से मूव करेगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो समझो आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्लियर होगी। तो बॉक्स में डेफिनेशन लिखी हुई है, सिंपल हार्मोनिक मोशन occurs when the net force is directly proportional to the displacement from the mean position and directed towards the mean position. Simple harmonic motion occurs when the net force is directly proportional to the displacement from the mean position and always directed towards the mean position. And always directed towards the mean position. जी, फोर्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। हमें पता है कि हमारे पास फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये प्रीवियस 9th क्लास में भी आप डिस्कस करके आए हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसकी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड भी होगी और साथ में उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन के अंदर, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन के अंदर हम दोनों चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैग्नीट्यूड किस तरह से चेंज होगी और फोर्स की डायरेक्शन किस साइड पे होगी। ठीक है जी, तो इसको देखते हैं, इसकी एग्जांपल लेते हैं। वही डायग्राम मैं बनाता हूं, मैस अटैच टू ए स्प्रिंग। ये मेरे पास एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, जिसमें मैंने क्या किया, एक इलास्टिक स्प्रिंग के साथ एक मैस को अटैच कर दिया। ये मैस है। अब ये मैस अपनी मेन पोजीशन पे पड़ा हुआ है, जो कि मेन पोजीशन को हम डिक्लेयर करेंगे यहां पे O। इसका वेट अगेन वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही। दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी। रिजल्टेंट के तौर पे यहां पे हम कह सकते हैं मेन पोजीशन O पे नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रही। अब मैंने क्या किया, इसको मेन पोजीशन से पकड़ा
और इसको एक्सट्रीम पोजीशन ए तक ले गया, ये मैस एक्सट्रीम पोजीशन ए पे पहुंच गया। तो जब ओ से ए पे गया तो इस बॉडी ने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर मैं क्या करूं, इस बॉडी को यहां से उठाऊं और ए से भी आगे ले जाऊं, यहां पे लेट्स सपोज ले आऊं, तो क्या होगा, बॉडी और ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। तो यहां से आपको समझ आ गई कि जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा बॉडी उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। तो यही बात डेफिनेशन में की गई है कि नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। इनका रिलेशन क्या बनेगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। क्या मतलब है, माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन हमेशा किधर होगी, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट इस केस में किधर कवर कर रही है, बॉडी आगे की तरफ। ठीक है, इसी तरह जब यहां से इसको रिलीज करेंगे तो बॉडी इनर्शिया की वजह से ओ पे रुकेगी नहीं, बल्कि एक दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी तक जाएगी। तो फिर फॉर एग्जांपल जब इसको यहां से रिलीज करेंगे बॉडी ओ की तरफ मूव करेगी, मीन पोजीशन इनर्शिया की वजह से यहां से पे स्टे नहीं करेगी बल्कि आगे की तरफ मूव करेगी। लेट्स सपोज बॉडी यहां पे आ गई, ये मैस यहां पे पहुंच गया, एक दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी पे चला गया, तो अब डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से इस साइड पे है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा किधर होगी, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक हो गया जी। तो ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। समझ आ गई यहां तक। इससे आगे डिस्कस करते हैं कि जब यहां से उठा के इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गए थे ए पे, तो किसकी वजह से ये वापस आई, पीछे की तरफ मूव कर किया, जो हमने एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई की थी, तो वो एक्सटर्नल फोर्स इस बॉडी के अंदर स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। उस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी मूव करेगी टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो ये हमने इसकी डेफिनेशन देख ली। उसके बाद हम देखते हैं इसकी कंडीशंस को। कंडीशंस फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जी सिंपल हार्मोनिक मोशन में। डायग्राम को देखें, हमने एग्जांपल्स को भी इलेबोरेट किया। तो पहले आपके पास system must be, the system should be frictionless। पहली कंडीशन क्या आ गई कि जो भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी वो बॉडी, वो सिस्टम आपके पास क्या होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस। देखें कैसे, अगर मैंने एक्सट्रीम पोजीशन से इस बॉडी को पकड़ा और मैं इसको इस मीन पोजीशन से पकड़ के एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके आया, यहां से जब रिलीज करूंगा, अगर इस सरफेस के अंदर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है तो बॉडी तो आगे की तरफ मूव ही नहीं करेगी, तो फिर ये क्या करेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म नहीं करेगी। दूसरी कंडीशन डायग्राम की तरफ देख के हम ये कह सकते हैं, द बॉडी शुड या द सिस्टम should obey Hooke's law। हुक एक साइंटिस्ट था जिसने ये लॉ दिया था कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। यहाँ पे हमने इस फॉर्म में इसको देखा कि जितनी फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। हमने कहा नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, अगर फोर्स ज्यादा अप्लाई करूंगा मैं, फोर्स मैंने ज्यादा अप्लाई की तो डेफिनेटली बॉडी डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा कवर करेगी। अब अगर फोर्स मैं कम अप्लाई करूंगा तो बॉडी डिस्प्लेसमेंट भी कम कवर करेगी। ठीक है, तो दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन हुआ, दोनों के बीच में डायरेक्टली का रिलेशन है। ठीक हो गया जी। तीसरी कंडीशन इसमें क्या होनी चाहिए कि बॉडी के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। द सिस्टम must have restoring force। अगर बॉडी के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स है तो बॉडी क्या करेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करेगी। अब यहां से देखते हैं, मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जो कि इसके अंदर स्टोर होगी एज ए रिस्टोरिंग फोर्स। अब अगर मैं क्या करूंगा, एक्सट्रीम पोजीशन ए पे लाके इसको छोड़ता हूं, बॉडी वापस ही नहीं जाती, तो इसका मतलब है इसमें रिस्टोरिंग फोर्स ही नहीं है, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म नहीं करेगी। तो ये हमारे पास आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन, एग्जांपल, और साथ में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को कवर किया और साथ में कंडीशन को कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिटेल से जो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, सिंपल पेंडुलम, बॉल एंड बाउल सिस्टम, तो वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।